हेलो गाइस, वेलकम टू टर्मिनो स्टडी चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पार्ट 4 देखा था। पार्ट 4 में हम लोगों ने पढ़ा था सिरेमिक्स के बारे में। सिरेमिक्स के बारे में फुल डिटेल्स ली थी। तो आज का जो ये लेक्चर होगा वो होगा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ फॉर सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आते हैं उसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होता है। दिस मटेरियल्स आर कार्बन कंपाउंड्स। ये जो मटेरियल होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा था। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन कंटेन नहीं होता है। और ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन कंटेन होता है। तो दिस मटेरियल्स आर कार्बन कंपाउंड्स। They usually consists of carbon chemically combined with hydrogen, oxygen और other non-metallic substances। तो जो हमारे पॉलीमर्स के अंदर जो कार्बन होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस। जितने भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ कार्बन, इसके अंदर का पाया जाने वाला कार्बन जो है केमिकली कंबाइंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बन और जो इस तरह के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, इन दोनों का कंपाउंड होता है हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हमेशा एक कंपाउंड होगा, किसका, कार्बन का और किसी और दूसरे नॉन मेटेलिक सब्सटेंस का। पॉलीमरिक मटेरियल्स कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन और नेटवर्क। तो ज़्यादातर जो पॉलीमर्स मटेरियल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन्स और नेटवर्क का, जो हमारे ऑर्गेनिक लॉन्ग मॉलिक्यूलर चैन और नेटवर्क से कंसिस्ट होते हैं। द पॉलीमर्स आर हाईली यूजफुल इन डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल फील्ड। तो जो हमारे पॉलीमर्स जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, उनका हाईली यूज होता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल फील्ड। इस तरह इन दो इंडस्ट्रीज में हमारा सबसे ज़्यादा पॉलीमर्स का हाईली यूज होता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यानी घरेलू उद्योगों में, घरेलू चीज़ें बनाने में, और मेडिकल फील्ड्स में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्ट्रक्चरली मोस्ट पॉलीमर्स मटेरियल्स आर नॉन क्रिस्टलाइन बट सम कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन रीजन्स। तो स्ट्रक्चरली हम लोग देखें यानी संरचना, उसकी रचना किस तरह से की गई है, तो उसके हिसाब से, तो उस बेसिस पर मोस्ट पॉलीमर्स मटेरियल्स आर नॉन क्रिस्टलाइन। तो ज़्यादातर जो पॉलीमर्स मटेरियल होते हैं वो क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो हमारे यहाँ होते हैं, जो कुछ मतलब जो पॉलीमर्स होते हैं मटेरियल्स के, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन रीजन्स का मिक्सचर्स होते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और या कभी कभी जो हमारे पॉलीमर्स हैं वो मिक्सचर होते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन रीजन्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ लार्ज नंबर्स ऑफ सिंपल यूनिट्स रिपीट्स देमसेल्व्स इन अ रेगुलर फैशन। द सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स हमारे हाई मोलिकुलर वेट, हाँ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, यानी आणविक भार, जो उसका आणविक भार है वो ज़्यादा हो, हाई हो, उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे सिंपल यूनिट्स के रिपीटेशन होते हैं, जिसको हम लोग चेन कहते हैं या नेटवर्क्स कहते हैं। तो इसके अंदर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल यूनिट्स रिपीट देमसेल्फ। इसके अंदर कोई भी एक यूनिट ले लेंगे हम, या फिर जो कोई भी हमारा एक फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, खुद को रिपीट करेगा एक रेगुलर फैशन में, रिपीट करेगा खुद को रेगुलर फैशन में, रेगुलर हमारा क्या है, रेगुलर एक शेप में, उस तरह से हम लोग उसको रिपीट, और वो एक अपने आप को रिपीट करेगा। तो द सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। तो एक जो हमारा वो सिंपल यूनिट होगा या सिंपल फंक्शन होगा उसको हम लोग मोनोमर्स कहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, CH2OH हैज़ वन फंक्शन ग्रुप। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है, फंक्शन, एक ही फंक्शन ग्रुप है, और यहाँ पर एक कोई भी रिपीटिशन नहीं कर रहा है, और एक ही फंक्शनलिटी भी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी है। अगर हमारा CH2OH और भी रहता है इस कंपाउंड में, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये जो हमारा, ये तो हमारा ये हमारा एक मोनोमर कहलाता, जो कि ट्रू होता। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, CH2 इज इक्वल टू CH2। यहाँ पर दो हमारे फंक्शन ग्रुप्स हैं, और एक हमारा फंक्शन ग्रुप है और दो हमारा फंक्शनलिटी है। तो ये एक ट्रू मोनोमर्स होना चाहिए। यानी पॉलीमर्स होने के लिए किसी भी जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो अपने ही ऑर्डर में दो बार रिपीट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, तो ये एक ट्रू मोनोमर कहलाएगा। देयरफॉर इसलिए देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन। यानी कि किसी भी चीज़ को पॉलीमराइजेशन करने के लिए मेन चीज़ क्या रिक्वायर्ड होता है, इस प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू फंक्शनलिटीज। उसके अंदर दो फंक्शनलिटीज होना चाहिए, एंड पुट टू फंक्शन ग्रुप्स इन
द मोनोमर, और 2 फंक्शन ग्रुप होना चाहिए मोनोमर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। द द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द एक्सटेंसिव पॉलीमर्स। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, वही रीजन्स है हमारे पॉलीमर्स का इतना एक्सटेंसिवली यूज होने का। पहला प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर नॉन टॉक्सिक्स एंड सेफ टू यूज। तो ज़्यादातर जो पॉलीमर्स होते हैं वो जहरीली नहीं होती हैं और यूज़ करने में सेफ होती हैं। दे हैव लो डेंसिटीज, लाइट इन वेट, सो ट्रांसपोर्टेशन पॉलीमर्स विल बी इजी। क्योंकि जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है और उनका वेट कम होता है, जिसकी वजह से इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान होता है। दे पोजेस गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी पोज करते हैं। दे आर रेजिस्टेंट दे आर रेजिस्टेंट टू corrosion एंड विल नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। और ये corrosion से भी रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इस पे जंग भी नहीं लगता है जो जितने हमारे पॉलीमर्स होते हैं। और इनको जब हम लोग खुले जगह पर रखते हैं, एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो क्या करता है, ये मॉइस्चर को भी ऑब्जर्व नहीं करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर corrosion नहीं होता है। दे दिस कैन फंक्शन एज गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। और ये ये अच्छे तरीके से काम करते हैं एक गुड थर्मल के रूप में और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के रूप में। गुड थर्मल इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में अच्छे से काम करते हैं, अच्छा फंक्शन करते हैं हमारे पॉलीमर। यानी ये गुड थर्मल इंसुलेटर भी होता है, यानी हीट को भी अंदर से कंडक्ट नहीं होने देता है और ना ही इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट होने देता है। These can be molded and fabricate easily. They possess aesthetic colors. तो ये जो हमारे दिस कैन बी मोल्डेड एंड फैब्रिकेट, यानी इसको हम आसानी से पिघला करके कोई भी इसका शक्ल दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं आसानी से। दे पोजेस एस्थेटिक कलर्स, और ये एस्थेटिक कलर्स को भी पोज करते हैं। बट द लिमिटेशन फॉर द यूज़ ऑफ पॉलीमर्स आर, लेकिन हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं उनके यूज़ पर। पहला है सम पॉलीमर्स आर कम्बस्टिबल, यानी कुछ पॉलीमर्स हमारे दहनशील होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं, यानी जो आसानी से जल जाते हैं। दूसरा है द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स आर टाइम डिपेंडेंट, यानी कि जो हमारे पॉलीमर्स के प्रॉपर्टीज होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक्सपायर होते हैं, इसकी भी कोई टाइम लिमिट होती है कि कौन सा पॉलीमर्स कितने समय तक चलेगा। सम ऑफ देम कैन नॉट विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, कुछ जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो हाई हाई टेम्परेचर पर स्टैंड नहीं कर सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर्स का। लाइक मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर नेचुरल पॉलीमर। लाइक डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स आते हैं। The strength and ductility of polymeric materials vary greatly because of their internal structure। तो पॉलीमर जो हमारे होते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो स्ट्रेंथ और जो डक्टिलिटी होता है वो काफ़ी ग्रेट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, जिसको हम लोग आराम से टक्टाइल कर सकते हैं, उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। वहीं है एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, तो पहला है पीवीसी, पीटीएफई, पॉलीथीन, टेरिलीन, नाइलॉन, रबर, एटीसी। ये काफ़ी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे पॉलीमर्स है। और यहाँ पर पीवीसी जो दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक प्लास्टिक पॉलीमर है। और जो पीटीएफ यहाँ पर दिया गया है वो भी क्या है, पीटीएफ का मीनिंग होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोथिलीन। ये हमारे दो प्लास्टिक्स हैं, दो हमारे पॉलीमर्स हैं। और यहाँ पर कुछ और एग्जांपल जैसे कि पॉलीथीन, टेरिलीन, नाइलॉन, रबर, एटीसी, ये भी हमारे पॉलीमर्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशंस को काफ़ी सारे हम लोगों ने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और ग्रुप्स के अंदर भी काफ़ी सारे जो हमारे सब ग्रुप्स हैं। तो पहला ग्रुप है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स, यानी कि हमारे पॉलीमर्स किस सोर्स से आते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, इसके हिसाब से हम लोगों ने इसको दो भागों में यानी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स का एग्जांपल दिया गया है। नेचुरल पॉलीमर्स वो जो नेचुरली पाए जाते हैं, यानी जो किसी लिविंग थिंग्स या एनिमल्स या किसी भी प्लांट से आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च एंड नेचुरल रबर, ये सभी नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स वैसे पॉलीमर्स जो मैन मेड है, जो मैन के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, नाइलॉन्स, पॉलीथीन, पीवीसी, सिंथेटिक रबर्स, एटीसी, ये सारे हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, यानी कि किस तरह से पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, उसके बेसिस पर हम लोग पॉलीमर्स को तीन भागों में या फिर तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला है लीनियर पॉलीमर्स, दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर, तीसरा है क्रॉस लिंकेड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स का एग्जांपल दिया गया है हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE। ब्रांच चेन पॉलीमर का एग्जांपल दिया गया है लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का एग्जांपल दिया गया है बेकेलाइट एंड मेलामीन। ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के। ये एग्जांपल है ब्रांच चेन पॉलीमर्स का, और ये एग्जांपल है लीनियर पॉलीमर्स का। तो ये तीनों हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है कि किसी भी पॉलीमराइजेशन, यानी जब कोई किसी चीज़ का पॉलीमर, किसी चीज़ को हम लोग पॉलीमराइज कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी एक हम लोग जो फंक्शन है, जो एक छोटा सा फंक्शन है, वो हमारा रिपीट होना चाहिए और सेम ऑर्डर में होना चाहिए रिपीट। तो उसको हम लोग जो एक एक उसका जो पॉलीमर, एक एक जो हमारा फंक्शन है, उसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। तो उसके जो मोनोमर्स के नेचर के अनुसार, नेचर के आधार पर हम लोग जो इसका जो पॉलीमर्स को है दो भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला है होमोपॉलीमर्स, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कोई मोनोमर्स होगा जो कि सेम टू सेम वही रिपीट किया जा रहा है इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे फंक्शनलिटी में। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा होमोपॉलीमर्स है। होमोपॉलीमर्स का मतलब जिसके अंदर एक ही मोनोमर रिपीट करे, ओनली वन टाइप्स ऑफ मोनोमर। तो एग्जांपल इसके कौन कौन से होते हैं होमोपॉलीमर्स का? एग्जांपल है पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन 6, ये सभी एग्जांपल है होमोपॉलीमर्स के। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा, एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा जितने भी मोनोमर्स वाले हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो सभी कोपॉलीमर्स होते हैं। एग्जांपल A B यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर एक फंक्शन होगा, यहाँ पर दूसरा फंक्शन होगा, फिर वही ऑर्डर में पहला फंक्शन होगा, फिर दूसरा फंक्शन होगा, इस तरह से चलने वाले हैं। यहाँ पर चूंकि एक मोनोमर्स A है, दूसरा मोनोमर्स B है, तो ये हमारे एक कोपॉलीमर्स है। एग्जांपल इसका है नाइनोल 66, टेरिलीन, SBR, ETC, ये सभी कोपॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, यानी कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस दिए गए हैं या फिर जितने भी हम तरह के मटेरियल डाले गए हैं, उसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं उसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स को तीन भागों में। पहला है इलास्टोमर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी वीक, जिसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, यानी कि जो उसके अंदर जो दो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो इंटरचेन फोर्स होता है, यानी उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत ही वीक होता है। एग्जांपल रबर, इसको हम लोग इलास्टोमर्स कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंटरमीडिएट होता है, यानी ना तो ज़्यादा हाई होता है ना ही ज़्यादा बहुत वीक होता है, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। उसका एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्ट्रेन, etc। फिर है थर्मोसेटिंग्स। थर्मोसेटिंग्स क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एक्सट्रीमली क्रॉस लिंकिंग, यानी इसके अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होते हैं, एक्सट्रीमली क्रॉस लिंकिंग होते हैं, यानी इनके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल बेकलाइट, इपॉक्सी, रेजिन, CTC, ये सभी थर्मोसेटिंग्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। सिंथेसिस के आधार पर, यानी सिंथेसिस के बेस पर क्लासिफिकेशन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो है एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है? फॉर्म्ड बाय एडिशन रिएक्शंस, जो दो रिएक्शंस के ऐड करने पर जो बनी हुई हमारे पॉलीमर्स होते हैं उसे हम लोग एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथेन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, etc। एग्जाम्पल एक दिया गया यहाँ पर NCH, या फिर नंबर ऑफ CH इसको कह सकते हैं, इज इक्वल टू CH2। यहाँ पर हम लोग ऐड पॉलीमराइजेशन करेंगे और ये हमारा आएगा CH2, जिसके अंदर बॉन्ड्स दिए गए हैं, और CH2 और बाहर में N नंबर दिया गया है। एडिशन पॉलीमर्स कैन टेक प्लेस विया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारे एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो फिर से तीन तरह के मैकेनिज्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला है कैटायनिक मैकेनिज्म, दूसरा है एनायनिक मैकेनिज्म, और तीसरा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये तीन तरह के हमारे जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सभी था ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में। अब हम लोग कुछ और मटेरियल्स होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, जिस दो तीन चीज़ें और भी हमारे होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। ये हमारा हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का जो जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं जो कि मैं आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करता जाऊँगा। तो दो तीन तरह के जो और मटेरियल्स हैं उनको मैं इस वीडियो में पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग क्लासीफाई किए थे, पहला मेटल्स एंड एलॉयज में, दूसरा
सिरेमिक्स एंड ग्लासेस में और तीसरा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में। तो वो तीनों तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि मेटल्स एंड अलॉयज क्या होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं और सिरेमिक्स एंड ग्लासेस क्या होते हैं। अब कुछ दो तीन तरह के और भी मटेरियल्स होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, जिसको हम लोग उस चीज़ में तो नहीं रखे, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे क्या होता है। तो चौथा, पहला था हमारा मेटल्स एंड अलॉयज, दूसरा सिरेमिक्स एंड ग्लासेस और तीसरा था हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो चौथा वो जो मटेरियल होगा वो है कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल का मीनिंग आप लोग समझ सकते हैं। कंपोजिशन मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों का मिक्सचर या फिर किसी भी दो चीज़ का मिक्सचर। कंपोजिट मटेरियल्स आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मटेरियल्स, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल के मिक्सचर को हम लोग कंपोजिट मटेरियल्स कहते हैं। फाइबर ग्लास एक बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल हम ले सकते हैं कंपोजिट मटेरियल का, क्योंकि उसमें फाइबर और ग्लास मिक्सचर होता है। तो फाइबर ग्लास इज अ फेमिलियर एग्जांपल इन विच ग्लास फाइबर्स आर एम्बेडेड विथ अ पॉलीमरिक मटेरियल। तो जो हमारा ग्लास फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमरिक मटेरियल होते हैं। ए composite is designed to display a combination of the best characteristics of each of the component materials। तो एक कंपोजिट जो होता है, एक कंपोजिट यानी कंपोजिशन यानी दो चीज़ों का मिश्रण हम लोगों को यह दिखलाता है, डिस्प्ले करता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट मटेरियल। कंपोजिशन हम लोगों को दिखाता है किसी भी दो जो हमारे कंपोनेंट डाले गए हैं उस मटेरियल के अंदर, यानी जो हम लोग कंपोजिट मटेरियल बात कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखलाता है, डिस्प्ले करता है। फाइबर ग्लास एक्वायर्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द ग्लास। जो फाइबर ग्लास हमारा जो कंपोजिट मटेरियल है वो स्ट्रेंथ एक्वायर करता है ग्लास से, और जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्वायर करता है वो है पॉलीमर यानी फाइबर से। एग्जाम्पल ग्लास, एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कंपोजिट मटेरियल्स का, ग्लास रीइंफोर्स्ड पॉलीफिनाइलिन सल्फाइड पीपीएस फॉर ऑयल फील्ड फिटिंग। दूसरा हम लोगों ने चौथा पढ़ा कंपोजिट मटेरियल्स। पांचवा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स को आप लोगों ने काफ़ी जो लोअर क्लासेस है उसमें भी पढ़ा होगा, 4 5 में भी, कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। एक होता है हमारा एक होता है सबसे बढ़िया कंडक्टर, एक होता है हमारा सबसे खराब कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर। यानी कि जो सबसे ज़्यादा करंट को यानी पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसे हम लोग सबसे बढ़िया कंडक्टर कहते हैं या गुड कंडक्टर कहते हैं। जो सबसे खराब हमारा कंडक्टर होता है उसे हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। और जो सेमी कंडक्टर होता है वो बीच का होता है, जो कि ना तो हमारा ये होता है। सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स, एग्जाम्पल सिल्वर कॉपर ईटीसी एंड इंसुलेटर्स। यानी कि जो नॉन कंडक्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं करते हैं, उनके बीच का होता है मटेरियल होता है। तो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टिविटी बीच का होता है, किसका, कंडक्टर्स का यानी अच्छे चालक का, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करते हैं। एग्जांपल सिल्वर कॉपर, ये सभी क्या है, अच्छे चालक हैं, अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और ये जो सेमीकंडक्टर होता है इनका बीच का होता है, इंसुलेटर का। एग्जाम्पल ग्लास डायमंड, ये डायमीटर। एग्जाम्पल ग्लास डायमंड, सॉरी यहाँ पे कुछ डायमीटर। ये हमारे क्या होते हैं, इसके बीच के होते हैं, इन दोनों के इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के हमारे मटेरियल्स को हम लोग तो इन दोनों के बीच यानी जिस भी मटेरियल का कंडक्टर यानी कि जो उसकी चाल इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो क्षमता है वो कंडक्टर्स यानी गुड कंडक्टर्स और एकदम बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर के बीच आती है, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में। तो कैन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लिखा गया है कैन कॉन्टैक्ट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का ये काफ़ी कैन कॉन्टैक्ट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट होता है। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। तो हमारे आजकल के जो 10 साल हैं, 10 साल बीते हुए 10 साल हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है सेमीकंडक्टर्स का। सिक्स्थ हमारा जो मटेरियल है वो है बायो मटेरियल्स। Biomaterials are employed into components implanted in the human body for replacement of damaged body parts। तो बायोमेटेरियल्स का यूज़ हमारा होता है उस कंपोनेंट के रूप में जिसका, जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर कोई पार्ट जो है डैमेज हो चुका है उसको बदलने में बायोमेटेरियल्स का यूज़ होता है। दिस मटेरियल्स मस्ट नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मस्ट बी कॉम्पेटिबल विद बॉडी टिश्यूज। और ये जो मटेरियल्स होते हैं बायोमेटेरियल्स वो ना तो जहरीले होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें नहीं पाया जाता है, और ये कॉम्पेटिबल होते हैं बॉडी टिश्यूज़ के। All the above materials, metals, ceramics, polymers, composites and semiconductors may be used एज बायोमेटेरियल्स। तो हम लोग जितने भी अभी तक मटेरियल पढ़े हैं, चाहे वो मेटल्स एंड अलॉयज हो, सिरामिक्स हो, पॉलीमर्स हो, कंपोजिट्स हो एंड सेमीकंडक्टर्स हो, उन सभी का यूज़ हो सकता है बायोमेटेरियल्स में। कुछ कुछ जो है उसमें बायोमेटेरियल में यूज़ हो सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हुआ था यहाँ पर। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा
पॉलीमर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स, कंपोजिट मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स, पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट में अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो लिखना ना भूलें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।